दो दोस्त होते हैं। वो अपनी पढ़ाई बीएससी के साथ साथ पूरी करते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने कैरियर की तलाश में वो अपने घर से मीलों दूर कोसों दूर निकल जाते हैं। वहां जाने के बाद नौकरी की तलाश में जुट जाते हैं। हालांकि उन्हें नौकरी मिल भी जाती है, दोनों को एक ही कंपनी में नौकरी भी मिलती है। वो नौकरी करते हैं, वक्त आगे बढ़ता है। बात कर रहा हूं साल 2024 के आसपास की। इसी बीच में एक दोस्त अपने पत्नी को लेकर वहां पहुंच जाता है, साथ रहने लगता है। वो अपने दूसरे दोस्त से कहता है कि भाई तुम अलग क्यों रहोगे, क्यों ना हम साथ साथ रहते हैं। अगर साथ रहेंगे तो किराया भी कम लगेगा, खाने पीने के खर्चे भी कम लगेंगे। अब तीनों के तीनों साथ में रहने लगते हैं। हालांकि जो दूसरा दोस्त होता है उसका नीयत में खोट आ जाता है, उसकी नीयत खराब हो जाती है। वक्त आगे बढ़ता है और जब दोस्त की पत्नी एक दिन बाथरूम में नहाने के लिए जा रही थी, तो जब बाथरूम में नहा रही थी तो अपने मोबाइल से उसका वीडियो वो कैप्चर कर लेता है। हालांकि इस बात की किसी को वो भनक तक लगने नहीं देता है। वक्त आगे बढ़ता है, उसे फिर से मौका मिलता है। जब दोबारा उसकी दोस्त की पत्नी बाथरूम में नहाने जाती है तो अपने मोबाइल से उसका न्यूड वीडियो मोबाइल से कैप्चर कर लेता है, फोटो ले लेता है। इसके बाद कुछ वक्त बीतता है, वो दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। लगभग इस वीडियो के बनाने के 1 से 1.5 साल के बाद की बात है। वो दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कहता है कि तुम्हें मेरी एक मांगे पूरी करनी होगी। अगर मेरी मांगे पूरी नहीं करोगे तो मेरे पास तुम्हारी पत्नी की कुछ न्यूड वीडियो हैं, मैं इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। अब जैसे ही वो ये बात सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये दोस्त ऐसा कैसे कर सकता है, जिसके साथ उसने सालों तक पढ़ाई की है, जिसके साथ वो सालों तक रहा है, जिसे अपने भाई से भी बढ़कर माना है, जिससे अपनी हर एक छोटी छोटी बातों को वो बताता था। आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो उससे कहता है कि भाई ये सब रहने दो, वीडियो डिलीट कर दो, ये अच्छी बातें नहीं है। लेकिन उसकी बातों को नहीं सुनता है, वीडियो डिलीट नहीं करता है। इस बात को लेकर के उन दोनों के बीच में विवाद पैदा हो जाता है। विवाद कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि एक कत्ल हो जाता है और कत्ल होने के बाद उसके 100 के कुल 9 टुकड़े करके अलग अलग जगहों पे फेंक दिए जाते हैं। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं होता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। गुजरात प्रदेश का एक जिला है भरूच, और भरूच जिले का एक थाना लगता है सी डिवीजन पुलिस स्टेशन। बात कर रहा हूं 29 मार्च 2025 की शाम लगभग 5 बजे के आसपास की। एक राहगीर की नजर अचानक एक कुत्ते पर पड़ती है। वो उस कुत्ते को देख रहा था। दरअसल वो कुत्ता नाले की तरफ से एक पॉलिथीन निकाल कर लेकर आता है। उस पॉलिथीन को लगातार वो फाड़ने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो जैसे ही पॉलिथीन फटे तो उसके अंदर का जो सामान था उस सामान को निकालकर वो खा सके। अब जो राहगीर था वो लगातार उस कुत्ते को देख रहा था और उस पॉलिथीन को देख रहा था। अब जैसे ही पॉलिथीन फटती है उसमें से एक व्यक्ति का सर निकल के बाहर आता है। अब जैसे ही वो राहगीर उस सर को देखता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं और अचानक ही वहां पे वो बेहोश होकर गिर जाता है। अब जैसे ही गिरता है तो उसको गिरते हुए आसपास के लोगों ने देखा तो मौके पर दौड़ के वो आ जाते हैं। उसको उठाने की, उसको होश में लाने की तमाम कोशिशें करते हैं। अब वो जैसे ही होश में आता है वो जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, लोगों से कहता है कि वो देखो वहां पे किसी व्यक्ति का सर है। अब जब लोगों ने उस सर को देखा तो वहां हड़कंप मच जाता है और देखते ही देखते लोगों का भारी जमघट लग जाता है। अब इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस स्टेशन को दी जाती है। मौके पर स्थानीय पुलिस स्टेशन के थाना अध्यक्ष आते हैं, कई पुलिस फोर्स आती है, वहां पे देखती है तो पता चलता है कि ये तो किसी व्यक्ति का सर है। अब पुलिस के सामने कई सवाल थे कि आखिरकार अगर सर यहाँ है तो बाकी हिस्सा कहाँ है। अब पुलिस बाकी हिस्सों की तलाश के लिए अन्य जगहों पे तलाश करना शुरू करती है, नाले में खोजती है, हर जगह खोजती है, लेकिन बाकी हिस्सों का कुछ अता पता नहीं चलता है। पुलिस थक हार जाती है। उस दिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगते हैं। इसके बाद पुलिस इस बात की सूचना अन्य थानों पे पहुंचा देती है कि इस तरह के एक व्यक्ति का सर मिला हुआ है, लेकिन बाकी हिस्सों का कुछ अता पता नहीं है। अब पुलिस उसके बाकी हिस्सों की तलाश में ये किसकी बॉडी है, ये किसका सर है, इसकी हत्या कैसे हुई है, इन सभी बातों के सवाल ढूंढने में, जवाब ढूंढने में पुलिस अब एक टीम गठित करती है। टीम गठित करने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। आखिरकार कई दिनों के मशक्कत के बाद पुलिस को अलग अलग जगहों से कुल 9 टुकड़े मिलते हैं। अब उन 9 टुकड़ों को जोड़ के जब देखा जाता है तो एक 100 तैयार होता है। इसके बाद पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल थे कि आखिरकार है तो है कौन, लेकिन कुछ अता पता नहीं चलता है। इसकी सूचना आसपास के थाने पे भी दे दी जाती है। अब इसके बाद इसका पोस्टमार्टम किया जाता है। जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो देखा जाता है कि इसके कलाई पर एक नाम लिखा हुआ था, सचिन। अब पुलिस उस नाम को लेकर के तरह तरह के कयास लगा रही थी कि आखिरकार ये नाम है तो है किसका, इसका है या इसके किसी परिवार के सदस्य का है या किसी
महिला का है। हालांकि सचिन नाम किसी महिला का तो हो नहीं सकता है, इसलिए पुलिस सोचती है कि हो सकता है कि नाम इसका ही हो या परिवार के किसी सदस्य का हो। इसके बाद इसकी सूचना उस जिले के जितने भी थाने होते हैं, यानी कुल 31 थाने होते हैं उस जिले में, सभी थानों पर दे दी जाती है। तो पता चलता है कि 28 मार्च 2025 को एक व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जब पुलिस पूछती है कि उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने कौन आया था, तो पता चलता है कि एक मोहित चौहान नाम का व्यक्ति था, वो आया था। अब उस मोहित चौहान को इस बात की सूचना दे दी जाती है कि एक व्यक्ति के 9 टुकड़ों में शरीर मिले हैं, 100 मिले हैं, और आके आप देख लीजिए, हो सकता है कि आपके परिचित की ये लाशें हो। अब जैसे मोहित चौहान आता है, आके पोस्टमार्टम हाउस में लाशें देखता है, देखने के बाद उसकी चीखें निकल जाती हैं, वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। दरअसल जो सचिन था वो उसके भाई का नाम था, वो जो शव था वो उसका भाई था। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है, वो कहता है कि साहब ये मेरा भाई है, ये बलूच में ही रह करके नौकरी करता है एक बायोटेक कंपनी में। दरअसल बताता है कि 25 मार्च 2025 को ही इससे हम लोगों का संपर्क टूट चुका था। वो कह रहा था कि ये अपने पत्नी यानी कि भाभी अपने बच्चों के साथ बलूच में ही रहते थे, लेकिन 27 मार्च को घर पे ससुराल पे शादी थी, अपने बच्चों को अपने पत्नी को वहां छोड़कर ये वापस बलूच आ गए थे नौकरी करने के लिए। इसके बाद भाभी ने इनसे संपर्क किया था, लेकिन संपर्क जब किया तो इनसे संपर्क हो नहीं पाता। दरअसल ये भाभी को रेलवे का टिकट भेजने वाले थे, लेकिन इनसे संपर्क नहीं हो पाता, इनका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद एक टेक्स्ट मैसेज भाभी को मिलता है, उसमें लिखा था कि मैं किसी और महिला से प्यार करता हूं, मेरे हाथों से एक हत्या हुई है, मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूं, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। जब इस तरह की बातें भाभी सुनती हैं, थोड़ा सा वो परेशान हो जाती हैं। इसके बाद वो ये बातें मोहित चौहान को बताती हैं। मोहित चौहान इस मामले को जानने के लिए, भाई को ढूंढने के लिए, पता लगाने के लिए आखिरकार मामला क्या है, वो बलूच आ जाता है। बलूच आकर कई जगह पूछताछ करता है, पता करता है, लेकिन उसके भाई सचिन का कुछ अता पता नहीं चलता। इसके बाद वो थक हार कर नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है। वहां जाने के बाद अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रहा था, उसके साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम शैलेंद्र था। वो उसके भाई यानी सचिन का खास दोस्त होता है। जब पुलिस पूछती है कि आखिरकार शैलेंद्र कहाँ है, तो कहता है कि शैलेंद्र के चाचा का अभी हाल ही में मौत हो गया है, वो अपने गांव गया है। दरअसल जो शैलेंद्र था वो भी बिजनौर का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश के, और सचिन भी उत्तर प्रदेश के बिजनौर का ही रहने वाला होता है। अब पुलिस को थोड़ा शक होता है, कहती पुलिस की आखिरकार वो जब बोला गया था कि आप दोनों को शहर छोड़ के नहीं जाना, तो फिर क्यों गए, तो बताता है कि इस वजह से वो चला गया है। अब जो गुजरात पुलिस होती है वो बिजनौर पुलिस से संपर्क करती है, कहती है कि इस नाम का एक व्यक्ति है, वो आपके एरिया का रहने वाला है, एक बार पता करके बताइए कि क्या उसके चाचा का सच में इंतकाल हो गया, उसकी मौत हो गई है। जब बिजनौर पुलिस उसके गांव पहुंचती है, जांच-पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि ऐसी कोई बातें नहीं है। अब गुजरात पुलिस के लिए सबसे पहले प्राइम सस्पेक्ट हो जाता है सचिन का खास दोस्त शैलेंद्र। अब गुजरात पुलिस सीधे गुजरात से निकलकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर पहुंचती है, शैलेंद्र के घर जाती है, घर से उसे गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद सीधे उसे गुजरात लेकर आती है। जब गुजरात लेकर आती है, उससे पूछताछ करती है कि तुमने अपने दोस्त की हत्या क्यों की, क्या बात है। तो फिलहाल में पहले तो वो इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से उससे पूछताछ करती है तब वो टूट जाता है और बताता है, कहता है कि अब से 12 साल पहले वो दोनों बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में गुजरात आ जाते हैं, और गुजरात आने के बाद एक बायोटेक कंपनी होती है, उस कंपनी में साथ साथ काम करते हैं। जैसे धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है, वो वक्त आगे बढ़ने के बाद 2024 में वो अपनी पत्नी को लेकर वहां पे आ जाता है, साथ साथ रहने लगता है। जब साथ रह रहा था, जब उसका दोस्त कहता है कि मैं कहीं और रहने जा रहा हूं, तो कहता है कि तुम अलग क्यों रहोगे, हम साथ साथ रहेंगे तो किराया भी कम लगेगा और खाने के खर्चे भी कम लगेंगे। अब सब तीनों एक साथ रहने लगते हैं। इसके बाद उसके दोस्त यानी सचिन की नीयत खराब जाती है उसके पत्नी को लेकर के। जब उसकी पत्नी नहाने के लिए बाथरूम जाती है, तो चुपके से अपने मोबाइल से उसके पत्नी का न्यूड वीडियो बना लेता है, और ऐसा पहली बार नहीं था, ऐसा वो कई बार करता है, लेकिन इस बात की भनक किसी को लगने नहीं देता है। कुछ वक्त बीतता है, इसके बाद सचिन की भी पत्नी आ जाती है वहां पर, वो अपने पत्नी को लेकर अलग रहने लगता है। कुछ वक्त बीतने के बाद यानी 1 से 1.5 साल के बाद से दरअसल बताया जाता है कि सचिन और शैलेंद्र ये दोनों मिलकर एक साथ लगभग 4 लाख रुपए का लोन लिए थे। उस लोन की जो किस्त थी ये दोनों भरा करते थे, लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद सचिन उस लोन की जो किस्तें भरना बंद कर देता है। जब किस्तें टूटने लगती हैं तो शैलेंद्र कहता है कि भाई तुम किस्त क्यों नहीं भर रहे हो, लगातार किस्तें टूट रही हैं। वो कहता है कि मैं किस्त नहीं भरूंगा, इस लोन को पूरा का पूरा तुम्हें ही भरना है, अगर तुम नहीं भरोगे तो तुम्हारी पत्नी की मेरे पास कुछ न्यूड वीडियो हैं, मैं उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। जैसे इस तरह की बातें शैलेंद्र सुनता है तो उसकी पैर तले जमीन खिसक जाती है। सोचने लगता है कि ऐसे कार्य ऐसा कैसे होता है, हो सकता है। वो लगातार सचिन से रिक्वेस्ट करता है, कहता है भाई ये सब मत करो, ये सब ठीक नहीं है, तुम बहकावे में लगा किसी के आगे हो, ये अच्छी बातें नहीं, हम तो साथ साथ खेले हैं, खाए हैं,
मस्ती किए हैं, पढ़ाई किए हैं, तुम आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन उसकी बातों को नहीं सुनता है, वो कहता है वीडियो डिलीट कर दो, लेकिन वीडियो नहीं डिलीट करता है। अब इस बात को लेकर के दोनों के बीच में विवाद पैदा हो जाता है। विवाद धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। इसके बाद एक दिन ऐसा मौका आता है कि जब शैलेंद्र सचिन को फोन करता है, कहता है कि भाई एक काम करो, तुम मेरे रूम पे आ जाओ, हम आ जाओ यहाँ पे, हम साथ साथ खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे, डांस करेंगे। दरअसल जब मस्ती और डांस की बात आती है तो सचिन उसके कमरे पे पहुंच जाता है। दरअसल जिस जगह पे शैलेंद्र जिस सोसाइटी में रहता था, उस सोसाइटी में एक पार्टी का आयोजन किया गया था। उस पार्टी में वो दोनों खूब नाचते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, खूब शराब पीते हैं, मस्ती करते हैं। दरअसल जो शैलेंद्र था, शैलेंद्र का प्लान ये था कि जब सचिन नींद में होगा, सो जाएगा, तो उसके जेब से मोबाइल निकाल करके उसके वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा। हालांकि सचिन भी कुछ कम नहीं था, उसने अपने मोबाइल को ऐसी जगह छुपा रखा था कि खोजने पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन उसके साथ कई वर्षों से उसका दोस्त शैलेंद्र जो रहता था, तो उसको सारी बातें पता थी उसके बारे में। इसके बाद अब जो शैलेंद्र था, किस तरह से उसके मोबाइल को तो निकाल लेता है। अब जैसे ही उसकी वीडियो को डिलीट करने वाला था, तभी सचिन की आंखें खुल जाती हैं। जब आंखें खुलती हैं तो दोनों में छीना झपटी होनी शुरू हो जाती है। छीना झपटी होते होते दोनों में बातें ज्यादा बढ़ जाती हैं और मारपीट होने लगता है। मारपीट होते होते अब शैलेंद्र को ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। इसके बाद शैलेंद्र रसोई में जाता है, वहां से चाकू लेकर आता है और सीधे सचिन के गर्दन पर वार कर देता है, जिससे सचिन अचेत अवस्था में हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद शैलेंद्र कई बार चाकुओं से उसके ऊपर वार करता है। वार करने के बाद जब उसकी मौत हो जाती है, फिर शैलेंद्र आराम से सो जाता है। अगला दिन निकलता है। अगले दिन वो फिर अपने कंपनी में जाता है, ड्यूटी करता है। ड्यूटी करने के बाद जब वापस आता है, तो वापस आने के बाद सीधे वो बाजार जाता है। अब बाजार से आरी खरीदता है, साथ ही कुछ पॉलिथीन खरीदता है, साथ ही पुराने कपड़े खरीदते हैं, जो फटे हुए कपड़े होते हैं, जैसे धोती साड़ी वगैरह मिलता है, इनको खरीदता है। साथ ही लेडीज गाउन खरीदता है, एक दुपट्टा खरीदता है और सीधे कमरे पे आता है। अब उस आरी से सचिन के शरीर के यानी 100 के कुल 9 हिस्सों में टुकड़े करता है और उन टुकड़ों को अलग अलग पॉलिथीन में पैक कर देता है। और जो कपड़े खरीदा था, साड़ी और धोती वगैरह फटा हुआ, उससे जितने भी खून थे घर में, उसको साफ कर देता है। इसके बाद अब उन पॉलिथीन को लेके अलग अलग 9 हिस्सों में छिपाने के लिए जाता है। जब भी जाता था तब तब वो लेडीज गाउन और दुपट्टा पहन के जाता था, ताकि कोई भी सीसीटीवी कैमरे में उसके कद काठी की पहचान न हो सके। अब जाकर अलग अलग 9 हिस्सों पे वो फेंक देता है। जब इस बात की सूचना फेंकने के बाद जो सचिन का मोबाइल था, उस मोबाइल से शैलेंद्र खुद सचिन बन करके उसके पत्नी को लगातार टेक्स्ट कर रहा था कि वो बैंगलोर जा रहा है, उसको किसी और महिला से प्यार हो गया है, वो उसको तलाक देना चाहता है और वहीं पे शादी करेगा दूसरी महिला से। जब इस तरह की बातें उसके पत्नी से लगातार टेक्स्ट पे कर रहा था, तो उसके पत्नी को विश्वास नहीं होता है। जब विश्वास नहीं होता है तो मोहित चौहान को वो बताती है, कहती है कि इस तरह की बातें एक बार जाके आप पता कीजिए। जब मोहित चौहान बलूच आता है, बलूच आने के बाद पता करता है, और जब इस मामले में एफआईआर दर्ज होती है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद जब पुलिस को शक होता है तो शैलेंद्र को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद तब इस जाके इस मामले का खुलासा होता है। हालांकि पुलिस शैलेंद्र को गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन पुलिस के हाथ ना तो वो आरी लगती है जिस आरी से उसने 9 टुकड़े में उसका कत्ल किया था, ना ही वो कपड़े मिलते हैं, धोती और साड़ी, जिससे वो खून को साफ किया था, और ना ही तो वो लेडीज गाउन मिलती हैं जिसको पहन के वो अलग अलग हिस्सों में 100 को उसके टुकड़ों को फेंका था। हालांकि पुलिस लगातार कोर्ट से गुहार लगा रही है कि इसे न्यायिक हिरासत दे दिया जाए, बाकी सबूतों को भी इकट्ठा किया जा सके। दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें।